हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स की क्लास में यूनिट 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो हमने प्रिज्म तक जितने हमारे टॉपिक थे सबको कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक प्रकाशिकी यंत्र, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद जो NCERT बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारी यूनिट 9 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ टेक्निकल इशूज़ के चलते जो फ्राइडे और सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए आज हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण उसके बारे में। तो कोई वस्तु हमारी आँख में जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। और दर्शन कोण के बारे में हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका ही यूज आगे हम माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो सभी में इसका भी यूज होता है। जब वहाँ से जब हम फार्मूले प्राप्त करते हैं तो उसमें यूज होता है दर्शन कोण का। तो दर्शन कोण क्या होता है? तो हमारी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा हमारी आँख में बनाया गया कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। और पूरी तरह से दर्शन कोण पर ही डिपेंड करता है। जो कोण होता है दर्शन कोण वो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको वस्तु का आकार कैसा दिखाई देगा। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा हमको वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। जैसे कि चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको यानी कि पृथ्वी से हमको वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनाया जाता है वो बहुत ही छोटा होता है, छोटा दर्शन कोण बनाया जाता है, इसीलिए चंद्रमा हमको छोटा दिखाई देता है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि चंद्रमा को पास ले आएं या उसकी जो दूरी है उसको कम कर दें। इसीलिए हम कुछ यंत्रों का, कुछ लेंसों का प्रयोग करके हम उसका जो बड़ा प्रतिबिंब है वो बना लेते हैं, जिससे कि वो हमको बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे कि टेलीस्कोप से, दूरदर्शी से हम उसको पास में बना लेते हैं, उसका जो प्रतिबिंब होता है तो वो हमको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो यही होता है हमारा दर्शन कोण। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आवर्धन क्षमता। तो क्या होती है आवर्धन क्षमता? हमको अभी आगे इसके फॉर्मूले भी मिलेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो किसी भी प्रकाशिकी यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। ये तो हुई इसकी डिफिनीशन। लेकिन इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है तो यंत्र द्वारा जो आँख पर दर्शन कोण बनाया जाता है और जो सीधे बिना किसी यंत्र के जो आँख द्वारा दर्शन कोण बनाया जाता है उसका जो अनुपात होता है वही होती है हमारी आवर्धन क्षमता। और किसी भी यंत्र की जो दर्शन कोण बढ़ाने की जो क्षमता होती है वही होती है आवर्धन क्षमता। कि कोई यंत्र कितना दर्शन कोण बढ़ा सकता है, आँख में बना दर्शन कोण कितना बढ़ा सकता है, तो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही होती है हमारी आवर्धन क्षमता। अब हम आगे देखते हैं अपना पहला प्रकाशिकी यंत्र, जो कि मुख्य टॉपिक है इस यूनिट का, यानी कि यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आपको पहले से ही पता होगा कि जो सूक्ष्मदर्शी है उससे हम सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं समीप की। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो टर्म है यहाँ पर समीप की सूक्ष्म वस्तु, ये टर्म आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि सेम लैंग्वेज होती है दूरदर्शी में, टेलीस्कोप में, लेकिन वहाँ पर समीप की जगह केवल दूर हो जाता है। दोनों ही यंत्रों का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे हम समीप की सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं और जो दूरदर्शी होती है उससे हम दूर की सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जिससे समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखेंगे हम इसकी रचना के बारे में और फिर इसके जो फॉर्मूले होंगे आवर्धन क्षमता के दो कंडीशंस में, यानी जब प्रतिबिंब अनंत बने और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इन दो सिचुएशन में हम देखेंगे कि उनका किस प्रकार से फॉर्मूला होता है और किस प्रकार की इसकी रचना होती है। तो चलिए समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सूक्ष्मदर्शी का फिगर। तो इसमें जो इसकी रचना है हम सभी के बारे में इस फिगर से ही समझेंगे। तो आपको जो रचना है या इसकी जो क्रिया विधि है, जो समायोजन है, ये आपको रटना नहीं है। आपको जब आप फिगर इसका बना लेंगे अच्छी तरह से तो आप उसी से उसकी लैंग्वेज को बना सकते हैं, उसकी रचना भी लिख सकते हैं और उसकी क्रिया विधि भी लिख सकते हैं। और अगर आप
फिगर ही सही नहीं बनाते हैं तो फिर आप कुछ भी सही उसमें नहीं लिख सकते हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में जो एग्जामिनर है वो भी आपका फिगर ही देखता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि आपने जो एक क्रिया विधि लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं, जो रचना लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं सीधी, यही होती है धातु की बेलनाकार नली, क्योंकि ये इंटरनल फिगर है जो सूक्ष्मदर्शी का फिगर बनाया गया है 2D सिचुएशन में। तो इसमें क्या होता है कि एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी यानी कि छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या हिंदी में अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं इसे हम? अभिदृश्यक लेंस। तो यही ओ लगा होता है, छोटी फोकस दूरी होती है और छोटे द्वारक का। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि छोटे द्वारक का ही क्यों, हम बड़े द्वारक का लगाएंगे? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगाते हैं तो जो प्रकाश है, वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है वो बड़े द्वारक में फैल जाएगा, जिससे जो वस्तु है वो हमको कम चमकीली दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर समीप की सूक्ष्म वस्तु देख रहे हैं और वही हमको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो फिर क्या फ़ायदा है सूक्ष्मदर्शी से देखने का। इसीलिए यहाँ पर कम फोकस दूरी यानी कि छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगाया जाता है, और इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस। और इस नली की जो ये बेलनाकार नली है, इसके दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट रहती है जिसमें एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे कहते हैं आई पीस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे नेत्रिका। नेत्रिका लेंस लगा होता है यानी कि आई पीस लगा होता है, दूसरे सिरे में एक छोटी नली फिट होती है उसी में, और इसकी जो फोकस दूरी होती है, जो द्वारक होता है, वो अभिदृश्यक की तुलना में बड़ा होता है, और यही यानी कि नेत्रिका ही नेत्र के समीप रखी जाती है। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि नेत्र के पास कौन सा लेंस रखा गया? नेत्रिका रखा गया। और इसी नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस वायर लगे होते हैं यानी कि क्रॉस तार लगे होते हैं, जिससे प्रतिबिंब का सेटलमेंट किया जाता है, किस तरह से अच्छा प्रतिबिंब बन सके। और इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए इस नली को एक व्यवस्था दी होती है जिसे कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था। थोड़ा सा टिपिकल नेम है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, और इसे आप इंग्लिश रैक पिनियन अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था होती है? हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो ये व्यवस्था लगी होती है नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए। और अब देखते हैं इसका हम समायोजन कैसे करते हैं। तो हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से जो नेत्रिका है इसको इतना खिसका लेते हैं कि जो हमारा क्रॉस वायर है उसी पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बने, किसी भी प्रकार का लंबन ना रहे, जिससे कि हमको स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से, इसी व्यवस्था से हम इसका समायोजन कर लेते हैं पूरी सूक्ष्मदर्शी का। अब हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, सूक्ष्मदर्शी द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है ये अब देखेंगे हम। और हम इसी फिगर से ही समझेंगे, पूरी जो लैंग्वेज है हम इसी फिगर से ही बनाएंगे। जैसा हम करते जाएंगे वैसा हम लिखते जाएंगे, हमको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इसको सिंपल सा लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अभिदर्शक लेंस ओ हो गया और नेत्रिका लेंस ये ई हो गया हमारा। और यहाँ पर एक वस्तु रखी है छोटी पी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, जो कि अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस एफ डैश के समीप रखी हुई है। सॉरी, ये द्वितीय फोकस नहीं, प्रथम फोकस होगा। तो जो अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस है उसी के समीप कुछ ही दूरी पर रखी हुई है हमारी वस्तु पी क्यू। तो इसके द्वारा अभिदर्शक लेंस ओ के द्वारा इस पी क्यू वस्तु का ये प्रतिबिंब यहाँ पर पी डैश क्यू डैश बनाया जाता है, जो कि होगा उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा। आप देख भी सकते हैं उल्टा बना है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश प्राप्त होता है अभिदर्शक लेंस ओ के द्वारा। और ये बना कहाँ है? तो ये जो एफई है, तो ये जो एफई डैश है ये नेत्रिका का प्रथम फोकस है। ये जो एफई डैश है ये इस नेत्रिका का प्रथम फोकस है, और इसके बीच में ही मध्य में इस वस्तु का प्रतिबिंब बना यानी कि पी डैश क्यू डैश। तो ये जो पी डैश क्यू डैश है ये इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा।
यानी कि अभिदर्शक लेंस के लिए पी क्यू वस्तु कार्य कर रही है, और पी क्यू के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है पी डैश क्यू डैश, ये वस्तु का कार्य करता है किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। और नेत्रिका के द्वारा यानी कि नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश, पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ये फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाती है किसके द्वारा, नेत्रिका के द्वारा। उस सूक्ष्म वस्तु की इतना बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाता है जो कि आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। और इस पी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए ये दो किरणें और हम यहाँ से लाते हैं, ये जो दो किरणें आप देख रहे हैं ये दो किरणें भी इस पी डबल डैश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए खींची गई हैं। अब पहले हम इसकी आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, फिर इसकी दो स्थितियां बनती हैं, दो सिचुएशन बनती हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंतता पर जब प्रतिबिंब बने तो दो स्थितियों में अलग अलग इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और इसकी लंबाई हमको प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये एक और फिगर है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का, तो आप देख सकते हैं, आपने इस प्रकार से देखी होगी सूक्ष्मदर्शी। ये अंदर वाला फिगर आपने नहीं देखा होगा जो हमने आपको ऊपर दिखाया। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी होती है, यही वो बेलनाकार नली होती है जिसमें ये दोनों लेंस इस प्रकार से लगे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। और इसी प्रकार से ये फाइनल इमेज प्राप्त होती है हमको, सीधी, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इस सूक्ष्म वस्तु का यानी इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा यहाँ पर बना, फिर इस नेत्रिका लेंस के द्वारा यानी कि इस ई लेंस के द्वारा इसका सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर फाइनल इमेज बन जाती है। तो इस प्रकार से होती है हमारी सूक्ष्मदर्शी की जो कार्यविधि है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका पहले फॉर्मूला निकालते हैं, फिर अलग अलग स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हम प्राप्त करेंगे। तो जो फाइनल फार्मूला होता है यानी कि आवर्धन क्षमता का, तो अभी हमने पीछे डिफिनीशन पढ़ी थी, एम से डिनोट करते हैं आवर्धन क्षमता को, और यहाँ पर बीटा अपान अल्फा इस प्रकार से कोण बनेंगे, यानी कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो कोण होगा वो होगा यहाँ पर अल्फा, और सीधे आंख द्वारा बना जो कोण होगा वो होगा बीटा। तो इसी के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं किसी प्रकाशिकी यंत्र की, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। तो इसका हमको डेरिवेशन नहीं करना है, किसी प्रकार से सूत्र को प्राप्त नहीं करना, हमको डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर याद रखना है। तो वो क्या होता है फार्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, और ब्रैकेट में हम कर देते हैं d अपान यू ई। ये होता है फाइनल फार्मूला सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। ये तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमको प्राप्त हुआ, लेकिन अलग अलग स्थितियों में यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में इसका फार्मूला अलग होता है, और जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने तब इसका फार्मूला अलग होता है। तो यहाँ पर टर्म समझ लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो वीओ लिखा हुआ ये अभिदर्शक लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को ही वी से मापा जाता है। तो वी नाट मतलब कि जो अभिदर्शक लेंस द्वारा जो बना है प्रतिबिंब उसकी दूरी होती है वी ओ, और यूओ होती है वस्तु तक की दूरी अभिदर्शक लेंस से, और डी यहाँ पर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है डी यहाँ पर। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे जो हमारी आंख है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। अगर हम किसी वस्तु को, आपने देखा भी होगा, हम अगर किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाते हैं तो वो प्रतिबिंब हमको यानी कि वो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जो आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो उसी को यहाँ पर डिनोट किया गया, यानी डी से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डिनोट किया गया। और यूई है यहाँ पर नेत्रिका के द्वारा वस्तु तक की दूरी, इसे हम कहते हैं वो यूई। अब चलिए देखते हैं आगे। तो सूक्ष्मदर्शी की जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। और सारे टर्म हमने आपको पीछे बता ही दिए कि इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म आया है एफ ई, तो ये क्या होता है, ये जो नेत्रिका लेंस होता है
नेत्रिका लेंस उसकी फोकस दूरी होती है, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है FE। अब देखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो क्या होती है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है VO प्लस UE। ये होती है लंबाई सूक्ष्मदर्शी की जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा m बराबर माइनस VO अपान UO। सेम रहेगा, यहाँ पर 1 जो ऊपर था वो यहाँ पर हट जाएगा और D अपान FE, ये होगा फॉर्मूला यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बने तब। और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी वो भी यहाँ पर बदल जाएगी, VO प्लस FE यहाँ पर होगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका यूज आगे किया जाएगा। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो इनकी वैल्यू है ये हमको आंकिक मान में ही रखनी होगी। ये जो यहाँ पर माइनस साइन आपको देखने को मिल रहा है हर एक फॉर्मूले में, तो ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है यहाँ पर, और इस माइनस का उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी हम यूज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको बढ़ाने की कुछ शर्तें हैं, तो उनके बारे में देखते हैं किस प्रकार से हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उससे और अच्छा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने की क्या शर्तें होती हैं, तो इसमें पहला नंबर है जो FO होनी चाहिए, यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये एक शर्त है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर हमको बढ़ानी है तो हमको FO को छोटी रखनी पड़ेगी, यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी छोटी रखनी पड़ेगी। और हमने पीछे पढ़ा भी था कि उसका द्वारक कम फोकस दूरी और कम छोटे द्वारक का और छोटी फोकस दूरी का ही अभिदर्शक लेंस हम लगाते हैं, जिससे कि प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई दे। और दूसरी शर्त क्या है कि जो वस्तु है वो हम रखेंगे FO के निकट, वहाँ पर वस्तु रखी भी, लेकिन हम जितना FO के निकट उस वस्तु को रखेंगे उतना अच्छा हमको प्रतिबिंब मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी आवर्धन क्षमता होगी। और ये जो आवर्धन क्षमता होती है ये केवल और केवल फोकस दूरी पर ही डिपेंड होती है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं M टोटली डिपेंड ऑन होती है किस पर, F पर, फोकस दूरी पर ही डिपेंड होती है। जिस प्रकार से हम फोकस दूरी मैनेज करेंगे उसी प्रकार से हमारी जो आवर्धन क्षमता होगी वो वर्क करेगी यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको याद रखना है खगोलीय दूरदर्शी, और एक और दूरदर्शी के बारे में आगे पढ़ेंगे जो कि होगी परावर्ती दूरदर्शी। तो आपको इन दोनों में अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या अंतर होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो क्या होती है, दूरदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जो कि दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि ये टर्म केवल आपको याद रखना है, दूर और पास, समीप की सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्मदर्शी, दूर की सूक्ष्म वस्तु दूरदर्शी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का हमको बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अब देखते हैं इसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारी सूक्ष्मदर्शी थी वही यहाँ पर भी प्रक्रम लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो लेंसेज लगे होते हैं उनमें। तो देखते हैं ये जो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है, ब्लू स्ट्रेट लाइन ये वाली, तो एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर लगा होता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस यहाँ पर लगा हुआ है। और अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम छोटा क्यों नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर बड़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमको दूर की सूक्ष्म वस्तु देखनी है। तो दूर से आने वाला जो प्रकाश है वो जब बड़े द्वारक में फैलेगा तभी हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, इसीलिए हम यहाँ पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस यहाँ पर यूज करते हैं। और इसी जो धातु की बेलनाकार नली है इसी के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट रहती है जिसमें लगा होता है छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक और लेंस जिसे हम कहते हैं नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस।
इसे हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस या इसे नेत्रिका भी कहा जाता है। तो ये छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। और इसी नेत्रिका जो लेंस होता है, इसी नेत्रिका लेंस के फोकस पर ही क्रॉस वायर लगे होते हैं जिनसे हम उनका समायोजन करते हैं इस दूरदर्शी का। और इसमें भी वही सेम व्यवस्था यहाँ पर भी लागू होती है, यानी कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, वही रैक पिनियन अरेंजमेंट का उपयोग यहाँ भी किया जाता है। नली को आगे पीछे खिसका के जब हम वस्तु की एग्जैक्ट स्थिति यानी कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा स्पष्ट बन सके, क्रॉस वायर और दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका समायोजन। तो इसमें सबसे पहले हम नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस वायर पर फोकस कर लेते हैं और इसको इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि जो हमारा वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब है और जो क्रॉस वायर है उनमें आपस में लंबन ना रहे, जिससे कि हमको जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई दे। और एक इस दूरदर्शी की और खासियत आपको याद रखनी है कि ये अपवर्तक दूरदर्शी है, क्योंकि आगे हम एक और दूरदर्शी पढ़ेंगे जो कि परावर्ती दूरदर्शी होगी। तो ये अपवर्तक दूरदर्शी है, ये भी आपको याद रखना है कि ये अपवर्तक दूरदर्शी है जो हमारी खगोलीय दूरदर्शी है। और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे भी। अब देखते हैं दूरदर्शी के द्वारा यानी खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसकी भी जो लैंग्वेज है वो आपको फिगर से ही लिखनी होगी। आपको किसी भी प्रकार की जो यानी कि रटना नहीं है, आपको इसकी जो प्रतिबिंब का जो बनना है आपको फिगर से देखकर ही उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोई वस्तु अनंत पर है, क्योंकि इससे हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, सूक्ष्म वस्तुएं, तो उनकी दूरी हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं होती। कोई वस्तु अनंत पर ही यहाँ पर स्थित होगी। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी ए बी वस्तु है जो अनंत पर स्थित है। तो वहाँ से आने वाली जो किरणें हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आती हैं? तो वो आती हैं सबसे पहले अभिदर्शक लेंस ओ पर। तो अभिदर्शक लेंस ओ पर जब वो आती हैं तो वहाँ से उनका जो प्रतिबिंब है उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश में। ए डैश बी डैश पर बनता है अभिदर्शक लेंस के द्वारा उस दूर स्थित वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर, जो कि निकट में होता है। जो अभिनेत्र लेंस है, जो नेत्रिका लेंस है, उसका जो प्रथम फोकस है एफी डैश उसके अंदर होता है। तो जैसे वहां पर सूक्ष्मदर्शी में हमने देखा था, तो ये जो ए डैश बी डैश है ये इस नेत्रिका लेंस के लिए यानी इस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। जब ये इसके लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा तो इसके द्वारा भी इसका प्रतिबिंब बनाया जाएगा। तो इस ए डैश बी डैश का सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा यानी कि जो ए डैश बी डैश है इससे बड़ा होगा, ए बी से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर वस्तु कौन है? वस्तु है ए डैश बी डैश इस अभिनेत्र लेंस के लिए यानी इस नेत्रिका लेंस के लिए। तो इस ए डैश बी डैश का सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है कौन सा? ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। ये यहाँ पर इसका फाइनल इमेज जो बनती है नेत्रिका लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश की ए डबल डैश बी डबल डैश, यही होता है सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। यही है खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पिछले फिगर की तरह ए डैश ए डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो अन्य रेखाएं भी हम यहाँ से खींचते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, एक ये रेखा और एक इसी के पास से एक और रेखा खींच लेते हैं जिससे कि हमको ए डबल डैश की एग्जैक्ट स्थिति का पता चल सके। अब इसमें आगे हम देखते हैं जो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला, और पिछली जो हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ी उसी की तरह यहाँ पर भी दो सिचुएशन होती हैं, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो दोनों सिचुएशन हम देखेंगे, उनके जो फॉर्मूले होंगे वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है इसको भी एम से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर बीटा अपान अल्फा, बीटा क्या होता है? ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण होता है, दर्शन कोण होता है, जो कि यंत्र के द्वारा बनाया जाता है। और जो अल्फा होता है वो सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है। तो इसमें हमने देख लिया बीटा अपान अल्फा। अब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, किसी प्रकार का डेरिवेशन यहाँ पर हमको करना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है जिसका हम यूज आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m बराबर माइनस FO अपान UE। ये होता है यहाँ पर फाइनल फार्मूला दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का। जब इसकी सिचुएशन नहीं दी हुई है तब
तो जो FO होता है ये क्या होता है, तो ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है FO, और UE होती है नेत्रिका से वस्तु की दूरी UE। अब आगे हम देखते हैं इसकी जो दो सिचुएशन है, जैसे पीछे सूक्ष्मदर्शी में थी। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बनता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होगा m बराबर -FO अपान FE और ब्रैकेट में 1 + FE अपान D। ये फार्मूला होता है दूरदर्शी का जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। FO क्या होता है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यहाँ पर जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो भी अलग अलग होती है अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो होगी FO + UE। ये यहाँ पर लंबाई होगी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। और अब हम देखते हैं जब प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तब इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर -FO अपान FE, -FO अपान FE। ये होती है आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। और इसकी जो लंबाई होती है दूरदर्शी की, तो इस सिचुएशन में जो इसकी लंबाई होती है वो होती है FO + FE, यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी प्लस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का जो योग होता है वही होती है दूरदर्शी की लंबाई। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज होगा। और अब हम देखते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या शर्तें होती हैं, यानी कि हम क्या करें कि जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है वो बढ़ जाए। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हमेशा छोटा होना चाहिए। ये सिचुएशन कहाँ पर थी, ये थी सूक्ष्मदर्शी में। और अगर हमको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो हमको नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी छोटी रखनी होगी, यानी कि FE हमेशा छोटी होनी चाहिए, FE छोटी होनी चाहिए और FO बड़ी होनी चाहिए। तभी हमको बड़ी आवर्धन क्षमता यानी कि बढ़ी हुई आवर्धन क्षमता हमको प्राप्त होगी। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम FE छोटी रखेंगे और FO बड़ी रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं एक नई दूरदर्शी जो कि है परावर्ती दूरदर्शी। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारी खगोलीय दूरदर्शी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। और यहाँ पर जो हम देखेंगे वो होगी परावर्ती दूरदर्शी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो हमको इस परावर्ती दूरदर्शी को क्यों बनाना पड़ा, हमको इसका यूज क्यों करना पड़ा, हमारा जो काम था वो खगोलीय दूरदर्शी से चल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है जिसमें सबसे पहले प्रकाश आता है उसका द्वारक हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमको बड़े द्वारक का एक लेंस चाहिए जिससे कि प्रकाश उसमें समाहित हो सके, अधिक से अधिक प्रकाश उसमें एकत्रित हो सके। लेकिन इतने बड़े जो लेंस को बनाना संभव नहीं है कि अच्छी तरह से बनाया जा सके, क्योंकि गर्म कांच को जब ठंडा किया जाता है तो कांच में कुछ विकृति आ जाती है, इससे जो प्रतिबिंब है वो भी हमारा स्पष्ट नहीं बन पाता। इसीलिए इतने बड़े लेंस को ढाल पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी दूरदर्शी बनाई जाए जिससे हमको स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसीलिए इस परावर्ती दूरदर्शी का निर्माण किया गया, क्योंकि जब एक बड़ा लेंस होता था तो उसको काफ़ी कठिनाई होती थी डालने में, कि इतने बड़े द्वारक का जब हमको अभिदर्शक लेंस बनाना पड़ता था तो उसमें दोष आ जाता था। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं लेंस में, एक होता है गोलीय विपतन और एक होता है वर्ण विपतन। तो ये दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं लेंस में, जिसके द्वारा प्रतिबिंब की जो एक्चुअल स्थिति है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती है, प्रतिबिंब हमको थोड़ा सा बिगड़ा हुआ प्राप्त होता है। तो यही दो दोष हो जाते हैं लेंस में। इसीलिए परावर्ती दूरदर्शी को जब बनाया गया तो इसमें हमने क्या प्रयोग कर दिया, इसमें हमने प्रयोग किया दर्पण का, इसमें हमने प्रयोग कर दिया दर्पण का। तो दर्पण जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो
उस दर्पण के अंदर ही नहीं जाता। जब परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित दूरदर्शी है तो परावर्तक होकर प्रकाश चला जाएगा, तो प्रकाश अंदर ही नहीं जाएगा, तो वहाँ पर किसी प्रकार का दोष का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हमने इसमें दर्पण का यूज किया और लेंस को हटा दिया और लेंस का प्रयोग हमने किया है इसमें। लेकिन मेन जो यूज है वो यहाँ पर दर्पण का है। हमको बड़े द्वारक का लेंस यहाँ पर उपयोग नहीं किया करना पड़ा, क्योंकि अगर हम उसका उपयोग करते तो यहाँ पर दोष आ जाता गोली विपतन का और वर्ण विपतन का। तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि क्यों हमको यूज करना पड़ा परावर्ती दूरदर्शी का, जबकि हमारे पास ऑलरेडी खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी ऑलरेडी हमारे पास थी, तो इसीलिए इसका यूज करना पड़ा। अब देख लेते हैं जो इसकी रचना है, यानी कि परावर्ती दूरदर्शी की जो रचना है वो किस प्रकार से की गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभिदृश्यक लेंस ओ की जगह यहाँ पर हमने एक अभिदृश्यक दर्पण M1 का यूज कर दिया। एक बहुत बड़ा दर्पण M1 का यहाँ पर हमने यूज किया, जो कि बड़ी फोकस दूरी और बड़े आकार का एक दर्पण था, उसका हमने यहाँ पर यूज किया। और ये था अवतल दर्पण M1, और इसको हमने एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा दिया और इसका जो मुख है वो दिष्ट कर दिया इस वस्तु की ओर। ये वस्तु है हमारी AB, इसकी ओर इसका जो खुला सिरा है वो हमने वस्तु की ओर कर दिया, जिससे कि जो वस्तु के द्वारा जो किरणें आए वो इसी M1 अवतल दर्पण पर पहले पड़ें। और नली में अवतल दर्पण के फोकस के कुछ दूरी पहले ही यहाँ पर हमने एक समतल दर्पण M2 का यूज कर दिया। ये देखिए, ये है M2, समतल दर्पण M2 का यूज कर दिया 45 डिग्री के कोण पर मुख्य अक्ष से। ये अब देखिए झुका हुआ है, 45 डिग्री कोण पर हमने यूज किया क्या, M2 समतल दर्पण। और दूरदर्शी के बगल में एक छोटी नली में हमने यूज किया यहाँ पर छोटी फोकस दूरी का एक नेत्रिका लेंस, एक अभिनेत्र लेंस हमने यूज किया। आप देख रहे होंगे कि जो खगोलीय दूरदर्शी थी उसमें हमने बड़ी फोकस दूरी का एक अभिदर्शक लेंस यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने केवल छोटी दूरी का एक अभिनेत्र यानी कि नेत्रिका लेंस केवल लिया है। बाकी जो वो कार्य है यानी जो अभिदर्शक लेंस का कार्य है वो यहाँ पर हमने कराया किससे, दर्पण से, M1 अवतल दर्पण से हमने वो कार्य कराया, जिससे कि जो दोष था वो भी हम नहीं हुआ हमारे जो, और जो प्रतिबिंब है वो भी हमको यहाँ पर स्पष्ट मिलेगा। तो अब देखते हैं इससे यानी कि परावर्तित दूरदर्शी से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले क्या होता है, AB से आने वाली ये जो किरणें हैं, AB से आने वाली किरणों को जो अवतल दर्पण M1 है वो अपने फोकस पर केंद्रित कर लेता है, यानी कि जो AB से आने वाली किरणें हैं वो इस अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर इस M2 समतल दर्पण पर पहुंचती हैं। और M2 समतल दर्पण से टकराकर ये जो किरणें हैं ये प्रतिबिंब बनाती हैं यहाँ पर A', जो कि वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है A', जो कि इस लेंस के लिए यानी कि इस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इस अभिनेत्र लेंस द्वारा इस वस्तु का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब A', B' हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको स्पष्ट प्रतिबिंब भी प्राप्त हो गया और किसी भी प्रकार का दोष भी हमको नहीं देखने को मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंस के स्थान पर, एक बड़े लेंस के स्थान पर हमने यहाँ पर दर्पण का उपयोग कर लिया। तो यही हमारे लिए यहाँ पर फायदा हुआ और हमको स्पष्ट और फाइनल इमेज प्राप्त हो गई A', B'। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है। तो यहाँ पर इसकी वही सिंपल आवर्धन क्षमता होती है जो हमने पीछे देखी थी, यानी कि दूरदर्शी की। तो यहाँ पर -FO/FE ये परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, लेकिन वहाँ पर FO था वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी था, लेकिन यहाँ पर जो FO है वो है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये बात आपको इस फार्मूले में अच्छे से याद रखनी कि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है यहाँ पर FO। ये तो इस प्रकार से इसकी आवर्धन क्षमता, केवल एक ही सूत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में, और हमने पढ़ा सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब एक स्पेशल और अमेजिंग फैक्ट है जो हमने आपको अभी नहीं बताया है, अब बताने जा रहे हैं। वो क्या है, तो जो परावर्ती दूरदर्शी है यही मॉडर्न है, यही इस समय चल रही है, इसी के द्वारा हम ग्रह और जो हमारे स्टार हैं वो हम देखते हैं। आपने उससे यानी कि खगोलीय दूरदर्शी से शायद कभी देखा हो तारों को या ग्रहों को, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी से और अच्छी तरीके से इनको देखा जा सकता है, इनका स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो जो आपने कभी सबसे बड़ी यानी कि संसार की सबसे बड़ी
जो दूरदर्शी है ये उसको नहीं देखा होगा, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं हम। तो ये देखिएगा, यही है सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी, पूरे संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी है यही। और ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये दूरदर्शी कैलिफोर्निया, कहाँ, जो कि यूएसए में है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में माउंट पोलोमर में इसको रखा गया है। माउंट पोलोमर यानी कि कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमर में इस परावर्ती दूरदर्शी को रखा गया है, जो कि संसार का सबसे बड़ा दूरदर्शी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इसमें जो अभिदर्शक दर्पण लगा हुआ है, जो पीछे हमने पढ़ा M1, उसका जो द्वारक है वो कितना है, 200 इंच। कितना है, 200 इंच, यानी कि लगभग 5 मीटर, लगभग 5 मीटर है द्वारक जो इसमें अवतल दर्पण लगा हुआ है। यानी कि जो M1 लगा हुआ है अभिदर्शक दर्पण, उसका द्वारक है 200 इंच, लगभग 5 मीटर। यानी कि संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी यही है, कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमर में, जिसके अभिदर्शक दर्पण का द्वारक 200 इंच यानी कि 5 मीटर है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो प्रकाशिक यंत्र हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। हमने जाना सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के बारे में, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी ये जो यूनिट है 9 वो कंप्लीट होती है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन। और इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। यानी कि जो इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी NCERT बुक के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो आप इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडीइंग कंटिन्यूसली। थैंक यू।